सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामांकित मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब के अंदर आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। हम आए हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में लिखा है कि जो पेज नंबर 150 पर है और निम्नलिखित बाकियाँ मूल लिमिटेड की बही में ली गई है। इन बाकियों पर से 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। तो जब पक्की तलपट बनाना हो तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पक्की तलपट जो कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 अनुसार जो है वो मैंने सिखा दी है। पक्की तलपट में पहले इक्विटी दायित्व जिसमें 3 पॉइंट थे, शेयरधारकों के बंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। फिर ये अंदर डिटेल में सूचना बताई थी। ठीक वैसे ही संपत्ति में वे 2 पॉइंट थे, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, उसके अंदर भी समझाया था बराबर। तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले मेन हेडिंग जो है वो हेडिंग लिख दोगे। इस हेडिंग के अंदर जो जो आता था वो भी हमने समझा दिया था। हम टाइम गवाए बगैर सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखा है नाम मूल लिमिटेड की बही में है तो लिखेंगे हम मूल लिमिटेड का तारीख दी है यहाँ पे 31/3/17 तो लिखेंगे 31/3/17 के दिन की पक्की तलपट। उसमें सबसे पहला हम ये ढांचा बनाने के जो पेज नंबर 126 पर दिया है जो छपा है वैसा ही का वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर। इक्विटी और दायित्व जिसमें 3 पॉइंट थे, शेयरधारकों के बंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व जो 3 पॉइंट थे उसके अंदर के भी पॉइंट लिखे। फिर संपत्तियाँ तो बिन चालू संपत्ति अंदर के पॉइंट, चालू संपत्ति उसके अंदर के पॉइंट वो सामने वाले पेज में लिखते हैं। संपत्तियाँ और भी चालू संपत्तियाँ माने बिन चालू संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ डिटेल में हमने सामने पेज में ढांचा बना दिया। अब हम आते हैं 1 बाय 1 एंट्रियों की और एंट्रियों में लिखा है मिलना बाकी ब्याज। मिलना बाकी तो लेना बनता है, संपत्ति लेना है तो ये प्रॉपर्टी हुई तो हम संपत्ति में जाएंगे। चालू संपत्ति में लिखेंगे, चालू संपत्ति में भी किस में आएगा, अन्य चालू संपत्ति में लिखेंगे मिलना बाकी ब्याज कितना है 30,000 है तो 30,000। जो हमने पहले छपा हुआ है हेडिंग्स उसमें भी ब्रैकेट करके लिखने का मिलना ब्याज माने मिलना बाकी ब्याज 30,000। इसके बाद यंत्र हमारी संपत्ति है, संपत्ति में जाएंगे। संपत्ति में भी कौन सी संपत्ति है, दृश्य है तो दृश्य ही हम लिखेंगे। यंत्र कितने का था 15 लाख का है तो लिखेंगे 15 लाख। इक्विटी शेयर पूंजी कितनी है 15 लाख। पूंजी तो इक्विटी और दायित्व पक्ष में लिखेंगे। शेयरधारकों के बंडोल में लिखेंगे शेयर पूंजी लिखा ही है, इक्विटी शेयर उसमें लिखेंगे रकम में 15 लाख। फिर बैंक शिल्लक और रोकड़ तो रोकड़ समकक्ष हमारी प्रॉपर्टी है। संपत्ति लेना में भी चालू संपत्ति होगी, चालू संपत्ति में लिखा है नकद तो रोकड़ समकक्ष में लिखेंगे 63,000 माने जो भी है 67,500। आगे सामान्य अनामत 30,000 तो कोई भी अनामत जाएगा। अनामत भंडोल में माना इक्विटी दायित्व पक्ष में लिखा है अनामत और आधिक्य में लिखेंगे सामान्य अनामत 30,000। अंतिम स्टॉक है 2,70,000 का। कोई भी स्टॉक हमारी प्रॉपर्टी है। संपत्ति लेना में जाएंगे उसमें चालू संपत्ति में लिखेंगे माल सामग्री में लिखते थे स्टॉक हम 2,70,000। आगे है लेनदार 6 लाख। लेनदार हमारा दायित्व है तो दायित्व पक्ष में क्या लिखेंगे उसमें भी चालू दायित्व में लिखेंगे। व्यापारी देना में लिखेंगे लेनदार ब्रैकेट में 6 लाख। देनदार है 3,45,000। देनदार हमारी प्रॉपर्टी है। संपत्ति लेना में लिखेंगे संपत्तियाँ में उसमें भी चालू संपत्ति में लिखेंगे व्यापारी लेना में देनदार 3,45,000। फिर कर विरय का प्रावधान 90,000। कर का प्रावधान हमारा दायित्व है तो इक्विटी और दायित्व पक्ष में लिखेंगे उसमें भी कर का प्रावधान जो चालू दायित्व में हर साल आता है। इससे अल्पकालीन प्रावधान हुआ बेटा, इससे अल्पकालीन प्रावधान में लिखेंगे कर का प्रावधान में 90,000। 12% की बैंक लोन दीर्घ समय के लिए उधारी रकम है तो हम लिखेंगे बिन चालू दायित्व में लिखेंगे दीर्घकालीन उधारी रकम बैंक लोन कितना है 1,95,000 तो लिखेंगे 1,95,000। बिन चालू विनियोग 45,000। विनियोग हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में लिखेंगे बिन चालू विनियोग 45,000। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कोई भी डिपॉजिट भी हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में लिखेंगे 1,87,500। संपत्ति में जाएगा, संपत्ति में कोई भी डिपॉजिट जो है वो दीर्घकालीन लोन और धिराण में लिखेंगे हम बिन चालू विनियोग में नहीं 1,87,500। दीर्घकालीन लोन एडवांस में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट 1,87,500 जो भी है वो। आगे प्रोविडेंट फंड
प्रोविडेंट फंड हमारा दायित्व है, तो पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। पीएफ कर्मचारी से उधारी रकम एक प्रकार की, तो कर्मचारी का जो भी हो वो दीर्घकालीन प्रावधान में आता है, प्रोविडेंट फंड लिखेंगे 30,000, बराबर है। यहाँ पे हमने सभी प्रकार की एंट्री रख दी। जो हमने ढांचा देखा तो उस ढांचे में हमने एंट्री रखी। अब हम टोटल करते हैं, पहले इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना है 15,30,000 बाहर लिखा। इन तीनों में से एक की रकम नहीं दी तो इन दोनों का टोटल किया 2,25,000। इन चारों में से दो रकम नहीं दी, कोई बात नहीं, बाकी दोनों का टोटल किया 690। सभी के टोटल किया तो आया 24,45,000, जिसमें लिखेंगे कुल। वैसे ही संपत्तियों में टोटल करेंगे। संपत्ति में दृश्य संपत्ति नहीं है तो हम दृश्य संपत्ति है, अदृश्य नहीं है तो क्या करेंगे डैश। इन बाकी के सबका टोटल कितना है 17,32,500। इसमें जो रकम नहीं है वहाँ डैश किया, बाकी सबका टोटल किया 71,712,500 जोड़ कर दिया तो 24,45, माने इक्विटी और दायित्व पक्ष का टोटल भी आया 24,45,000, जबकि संपत्ति या जो है उसका जोड़ भी आया 24,45,000। दोनों पक्ष का जोड़ समान आता है, इसका अर्थ हमारा आंसर सही है, बराबर। तो आज का होमवर्क सभी स्टूडेंट्स को जाएगा टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 6 और उदाहरण नंबर 10, बराबर। एक तो सवाल नंबर 6 सॉल्व करोगे और उदाहरण नंबर जो है वो 10 सॉल्व करोगे, जो सेम इसी प्रकार से है। उदाहरण 10 जो पेज नंबर 141 पर है, उदाहरण 10, बराबर, जिसमें भी आपको या इक्विटी दायित्व पक्ष का बनाओगे, फिर दूसरे पेज में हम सामने पेज में बनाना संपत्तियाँ, दोनों पक्ष टोटल करोगे तो समान आएगा 16,30 और 16,30, बराबर। आप बाकी सभी सिखाए अच्छी तरह से एंट्रियाँ सभी स्टूडेंट्स लिखे। सभी विद्यार्थियों को जय माता जी।